भाई देखो दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो इसका वॉल्यूम हो गया A इंटू एल। अब इसका एरिया ज्यादा है तो इसकी लेंथ कम होगी ना, तो इसकी लेंथ हो जाएगी L/3। तो वेट लगाने के बाद दोनों की फाइनल लेंथ सेम होनी चाहिए। बेसिकली वो Fe से ही बनता है स्टील कुल मिला के, लेकिन स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो जो आरसीसी होती है घरों की, उसमें क्या डालते हैं, स्टील का पाइप डालते हैं जिसकी स्ट्रेंथ होती है 500 मेगा पास्कल, है ना। कुछ 400 के अराउंड भी होती है, कोई 550 मेगा पास्कल भी होती है। सब इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं। क्या ये बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्रचंड नीट सीरीज में। आज हम करने वाले हैं सॉलिड्स प्लस फ्लूइड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सॉलिड में से तो वैसे से कम सवाल आते हैं, मतलब सॉलिड में जनरली एक सवाल आ सकता है, लेकिन फ्लूइड में 2 सवाल पूछ लेते हैं नीट में, तो उस हिसाब से फ्लूइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अपन दोनों के एक साथ प्रीवियस ईयर के सवाल करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा पहला सवाल, पॉज करो, सॉल्व करो खुद से। चलिए, मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है, स्टील वायर का लेंथ पता है, इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड यंग्स मॉडुलस आर। देखो जरा भाई, देखो अपन को पता है कि F अपॉन ए इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा L/L होता है, सही है। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेस है क्या। तो इन्होंने ये जो दिया हुआ है ना इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील, ये इलास्टिक लिमिट है, इसका मतलब ये 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस ले सकता है, बस ये अपन को मानना है, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस इतना दिया हुआ है, डेल्टा एल पूछा है, तो स्ट्रेस कितना है 8 इंटू 10⁸, है ना। देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है, इससे भी समझ में आ सकता है ये बात। यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10⁻11, डेल्टा एल पूछा है, और लेंथ कितना है 1। तो यहां से साफ साफ डेल्टा एल आ रहा है बच्चों कितना, तो ये कट गया 4 बार 4 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी कि इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो mm में आ जाएगा। तो 4 mm इज द करेक्ट आंसर बच्चों। सिंपल सवाल था, है ना। तो ज्यादातर तुम देखोगे कि यही फॉर्मूला लगेगा, F अपॉन ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा L/L। काफी सवालों में वही फॉर्मूला लगने वाला है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखो, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। चलो एक बार सवाल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो मैं सॉल्व कर देता हूं। एक वायर को अपन ने सीलिंग से लटका दिया, ठीक है। तो ये अपनी सीलिंग है, और इसके साथ मैंने एक वायर को लटका दिया है। यहाँ पे देखो जरा, ये वायर है, इस वायर को मैंने यहाँ पे लटका दिया, है ना। इस वायर को लटका दिया ऐसे, कोई दिक्कत। इस वायर को मैंने लटका दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लेट द वायर बी सस्पेंडेड स्ट्रेच बाय वेट W अटैच फ्री एंड। तो यहाँ पे एक W वेट लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया, W वेट लगा दिया। स्ट्रेस बताना है कहीं भी, तो ध्यान से समझना बच्चों। भाई इस वायर का मास दिया हुआ नहीं है, तो अपन को वायर को नेग्लिजिबल वेट का मानना है। तो अपन को कहीं भी स्ट्रेस निकालना है, तो टेंशन अपॉन एरिया। तो टेंशन कितनी होगी यहाँ पे टेंशन होगी W के बराबर। वाई, क्योंकि देखो यहाँ की जो टेंशन है वो इसके मास को और W के मास को झेल रही होगी। तो ये जो टेंशन है वो इसका वेट और इसका वेट झेल रही होगी। इसका वेट तो दिया नहीं है, तो 0 मानेंगे। तो टेंशन इज इक्वल टू W हो गई। तो मतलब कहीं भी तुम निकालोगे तो टेंशन 0 W आएगी। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा टेंशन अपॉन एरिया, यानी कि W अपॉन एरिया, ठीक है। सिंपल सवाल था, वेरी इजी। स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाना था। बट कभी कभी सवाल में ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि रस्सी का मास भी दे दे। तो अगर रस्सी का मास दे देगा तो फिर इस टेंशन को, इसका मास और ये W दोनों को झेलना पड़ेगा। तो फिर वहां पे जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे टेंशन बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो ये सवाल तो आसान था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर। चलो भाई, मुझे आंसर दिख गया है ना। एक बार सोचो क्या होगा। देखो विस्कोसिटी, फोर्स तो हो नहीं सकता, प्रेशर मोमेंटम भी नहीं होता। ये मुझे साफ साफ आंसर ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो जरा, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई डेल्टा L/L। अब सुनना मेरी बात, ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है,
क्यों? क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। तो एक तरीके से y का डायमेंशन f अपन a के बराबर आ गया, यानी कि प्रेशर के बराबर आ गया। ठीक है, अगर तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एल। तो यहाँ पे जब तुम ईटा का डायमेंशन निकालोगे तो वो प्रेशर के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि प्रेशर के बराबर है ये वाई। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हैंगिंग फ्रॉम फिक्स सपोर्ट। तो इसमें फिर से वायर को लटका दिया है। चलो इस बार खुद से सवाल करने की कोशिश करो। इस बार अपन ने फिर से वायर को लटका दिया है। तो एक वायर लटका दिया है अपन ने। तो ये एक वायर है, एरिया दिया है, इसकी लेंथ एल है। The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from the free end. ओहो, तो यहां मैंने एक मास M लटका दिया। ठीक है, अब देखो पहले इसकी लेंथ कितनी थी? पहले इसकी लेंथ कैपिटल एल थी, बाद में कितनी हो गई? L1 हो गई। तो डेल्टा एल कितना हो गया भाई? डेल्टा एल कितना हो गया? चेंज इन लेंथ। तो डेल्टा एल हो जाएगा मेरा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो ये मेरा डेल्टा एल हो गया। यंग्स मॉडुलस पूछा है, देखो फिर से सेम फॉर्मूला आ गया, सेम फॉर्मूला लगेगा। कैसे बताता हूं मैं तुम्हें भाई? फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल, खत्म बात। तो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे? mg का, तो mg अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल कितना है? L1 माइनस एल, और इनिशियल लेंथ है एल, तो y कितना हो जाएगा? इस एल को इधर भेज दो। तो mgl अपॉन a, L1 माइनस एल, ये मेरा फाइनल आंसर आएगा भाई। वेरी इजी क्वेश्चन यार, फिर से फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। सेम फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला फिर से यूज हो गया है ना। देखो यहां भी यूज हुआ था, यहां भी यूज हुआ था, यहां भी यूज हुआ था। तो बेसिकली अब तक जितने भी सवाल किए हैं उसमें से 75% सवालों में या 80% सवालों में यही फॉर्मूला यूज हुआ है। अगला देखो, अगला सवाल देखो बच्चों। टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, हैव सेम वॉल्यूम। ठीक है, द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड द सेकंड वायर हैज इतना। if the length of first wire is increased by delta L on applying a force F, how much force is needed to stress the second wire by the same amount? चलिए भैया लगाओ दिमाग, पॉज करो, सॉल्व करो, कम ऑन। तो देखो फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, चलिए देखते हैं। तो वॉल्यूम सेम है भाई, वॉल्यूम V और V है ना। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड द सेकंड हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 है। ठीक है, अच्छा इसकी लेंथ को अगर मैं L ले लूं तो इसकी लेंथ कितनी होगी? मैं देखो दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो इसका वॉल्यूम हो गया A इंटू एल। अब इसका एरिया ज्यादा है तो इसकी लेंथ कम होगी ना, तो इसकी लेंथ हो जाएगी L/3। तो इसकी लेंथ आ गई L/3। ठीक है, अब क्या बोला? इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा एल, तो इसकी लेंथ बढ़ गई डेल्टा एल से। कितना फोर्स लगाया मैंने? F फोर्स लगाया। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय द सेम अमाउंट? तो डेल्टा एल यहाँ भी सेम है, बट यहाँ पे फोर्स पूछा है तो F डैश पूछा है। ठीक है, फटाफट से देख लो, सेम फॉर्मूला सेम फॉर्मूला। तो बच्चों सुन रहे हो मेरी बात? तो ये कौन सा सवाल है? ये पांचवा सवाल है। 5 में से 4 सवाल में सेम फॉर्मूला यूज हुआ है ना। चलो चलो चलो, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। तो मुझे पता है F अपॉन ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल हो जाएगा एफ एल अपॉन ए वाई, है ना। अब यहाँ पे देखो दोनों का मटेरियल सेम है, तो दोनों का मटेरियल सेम है तो दोनों का वाई भी सेम होगा क्या? है ना, क्योंकि यंग्स मॉडुलस किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बोल रहा है ये डेल्टा एल का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या क्या सेम है? फोर्स पूछा है, वाई सेम है, और डेल्टा एल तो सेम है ही। फोर्स पूछा है तो फोर्स का फॉर्मूला निकाल लो, ज़्यादा बेटर है। तो फोर्स कितना है? वाई ए डेल्टा एल बाय एल, ये है फोर्स, है ना। अब वाई दोनों के लिए सेम है और डेल्टा एल दोनों के लिए सेम है, तो इन दोनों को हटा दो।
तो मुझे दिख रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन एल, है ना। वाई और डेल्टा एल दोनों के लिए सेम है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन एल, यानी कि F1 अपॉन F2 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है तो A1 अपॉन A2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो L2 ऊपर आएगा, L2 अपॉन L1, ठीक है। तो पहले वायर में फोर्स है F, दूसरे वायर का पता नहीं है, इसको F डैश बोल दो। पहले वायर का एरिया है A, दूसरे का है 3A, सेकेंड वायर की लेंथ है L/3 और पहले की है L, ठीक है भैया। तो यहाँ से मुझे दिख गया कि F अपॉन F डैश जो है 1/9 आ गया, ठीक है। तो F डैश की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, 9F। दिस इज माय फाइनल आंसर। मतलब सेकंड वायर में सेम डेल्टा एल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम डेल्टा एल के लिए मुझे 9 टाइम्स फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है क्या। अब यार इसको तुम चाहो ना तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, हवा में भी कर सकते हैं। हवा में करके बताऊं भाई, फोर्स इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बाई एल, वाई और डेल्टा एल सेम है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अब देखो सेकंड वायर का एरिया 3 गुना है तो फोर्स 3 गुना हो गया। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो लेंथ 3 गुना कम है तो फोर्स फिर से 3 गुना ज्यादा हो गया, तो टोटल 9 टाइम्स हो गया बच्चों फोर्स। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ब्रास। चलो भैया देख लेते हैं। तो फिर से यहाँ पे कुछ कुछ हो रहा है, स्टील है एक और यहाँ पे है ब्रास, तो इसका यंग्स मॉडुलस y है तो इसका 2y है, ठीक है। 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, तो लेंथ और एरिया दोनों का सेम है, ठीक है। वन ऑफ स्टील सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ, इफ यू वांट द लोअर एंड ऑफ द वायर टू बी एट द सेम लेवल। समझना भाई हो क्या रहा है, भाई दो वायर है, दो वायर को मैंने लटका दिया, है ना। एक वायर है स्टील का और एक वायर है किसी और चीज का, मतलब स्टील और ब्रास का, ठीक है। अब क्या बोल रही है कि इफ यू वांट टू लोअर एंड ऑफ वायर टू बी एट द सेम लेवल देन वेट एडेड टू द स्टील एंड ब्रास मस्ट बी इन द रेशियो। भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर मैं इस पे वेट लगा दूं तो वेट लगाने के बाद दोनों की फाइनल लेंथ सेम होनी चाहिए, तभी तो दोनों का लोअर लेवल, वायर का दोनों का लोअर लेवल सेम होना चाहिए। इसका मतलब जितना पहले था, पहले लेंथ एल थी, अब ये बोल रहा है कि सेम लेवल पे आना चाहिए, मतलब सेम लेंथ से दोनों बढ़ने चाहिए, तो दोनों का डेल्टा एल सेम होना चाहिए। क्या दोनों का डेल्टा एल सेम होना चाहिए, तो अगर इसका वेट लगाना है W1, है ना, स्टील स्टील है, ये है ब्रास, तो इसमें अगर W1 लगाना है, इसमें W2 लगाना है, तो मेरे हिसाब से इन्होंने W1/W2 पूछा है, ठीक है। तो डेल्टा एल सेम है। चलो भैया हो गया सवाल, कर दें। तो फोर्स, फोर्स ही तो पूछा है, फोर्स होता है वाई ए डेल्टा एल बाई एल, है ना। फोर्स होता है वाई ए डेल्टा एल बाई एल। तो क्या क्या सेम है, देखो ए सेम है, डेल्टा एल सेम है, एल सेम है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस हो गया। क्या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस हो गया, मतलब W1/W2 शुड बी इक्वल टू Y1/Y2, ठीक है। तो Y1/Y2 आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 2/1, यानी कि स्टील में मुझे डबल वेट लगाना पड़ेगा, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे ज्यादातर सवाल आ रहे हैं भाई। देखो जरा, सॉलिड्स में ज्यादातर चांस यही है कि यही सवाल यूज होगा। नेक्स्ट देखो, copper of fixed volume V is drawn into wire of length L. When this wire is subjected to constant force, फिर से वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है भैया। है ना। अब देखो एक्सटेंशन इज इक्वल टू डेल्टा एल, तो मुझे पता है कि फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाई एल होता है, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, एफ एल अपॉन ए वाई। अब ये चाहते हैं ग्राफ बनाना, है ना, तो पूछ रहा है कि किस किस का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भाई,
यहाँ पे सारे ऑप्शन में एल दिख रहा है, एरिया कहीं नहीं दिख रहा है भाई। अब वॉल्यूम अगर फिक्स है, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम को लिख सकता हूं मैं एरिया इंटू लेंथ, यानी कि एरिया को हटा के मैं v अपॉन एल लिख सकता हूं, क्योंकि v कांस्टेंट है तो इसका यूज करना पड़ेगा मुझे। तो एफ एल, एरिया को लिखूंगा v अपॉन एल इंटू वाई, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल स्क्वायर अपॉन v इंटू वाई, है ना। अब देखो जरा, तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि फोर्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और y तो कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं देख सकता हूं कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो अगर डेल्टा एल एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका आंसर बी आ जाएगा बच्चों। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा ट्रिकी है ये, थोड़ा ट्रिकी है ये भाई, है ना। समझ में आया बच्चों? अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो बच्चों, द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, सबका वाई सेम है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट सेक्शन, तो सबसे ज्यादा डेल्टा एल किसका होगा? फोर्स भी सेम है, फोर्स सेम है, सेम मटेरियल मतलब वाई सेम है ना। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है यार? डेल्टा एल होता है एफ एल अपॉन ए वाई। हाँ, तो देखो वाई सेम है, एफ सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। कुल मिला के बात ऐसी है कि जिसका लेंथ अपॉन एरिया, जिसका लेंथ अपॉन एरिया ज्यादा होगा उसका एक्सटेंशन ज्यादा होगा। अब देखो इन्होंने डायमीटर और लेंथ दिया हुआ है, तो एक काम करो, लेंथ, एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर बाई 4। भाई एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अगर डायमीटर की टर्म्स में लिखना है एरिया तो हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे जो डेल्टा एल है, फिर से देखो, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन डी स्क्वायर। इसका मतलब जिसका लेंथ अपॉन डायमीटर का स्क्वायर ज्यादा होगा उसमें एक्सटेंशन डेल्टा एल ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक काम करो, यूनिट पे ध्यान नहीं देता हूँ ज्यादा, क्योंकि सबका यूनिट सेम है ना, सेम है सब कुछ। तो सबका एल अपॉन डी स्क्वायर निकालते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आएगा उसका डेल्टा एल सबसे ज्यादा होगा, तो इसका निकालो एल अपॉन डी स्क्वायर। एल अपॉन डी स्क्वायर निकालो तो 300, है ना भाई। यूनिट में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डी स्क्वायर 9, है ना। तो ये कितना हो गया यार? 9 3 27 3 0, है ना, फिर 33 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, एल अपॉन डी स्क्वायर करो, कितना आ रहा है भाई? देखो सब में एल की यूनिट सेम है और डी की यूनिट सेम है, तो मेरे को सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है यूनिट के बारे में। तो लेंथ कितनी है? 50, और डी स्क्वायर करोगे मतलब 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, तो ये हो गया 200। यहाँ पे आ जाओ, एल अपॉन डी स्क्वायर करो, एल है 100, डी स्क्वायर है 1, तो ये आ गया 100। यहाँ पे एल अपॉन डी स्क्वायर करो तो 200 अपॉन 4 50, तो सबसे ज्यादा आ रहा है इसका, यानी कि इस केस में सबसे ज्यादा डेल्टा एल होगा बच्चों। नाउ दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। इसमें तुम यूनिट वन यूनिट के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें भाई, क्योंकि देखो सबका लेंथ सबका सेम दिया है, सबका यूनिट डायमीटर सॉरी डायमीटर का यूनिट भी सबका सेम दिया है, तो अपन को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस अपन को एल अपॉन डी स्क्वायर निकालना है, जिसका ज्यादा होगा वो जीत जाएगा, खत्म बात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए भाई साहब, अगला सवाल देखो भाई, तगड़ा सवाल है ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि यार नीट में सारे सवाल इजी आते हैं, कुछ सवाल टफ भी आते हैं, मतलब अच्छे भी आते हैं, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो देखो, पहला स्टेटमेंट असर्शन पढ़ते हैं। द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। शियर मॉडुलस याद होगा तुम्हें, जी से डिनोट करते हैं। अब यार देखो, जिस मटेरियल का शियर मॉडुलस यानी कि जी ज्यादा है मतलब वो ज्यादा रिजिड है, सही बात है क्या? जिस मटेरियल का शियर मॉडुलस ज्यादा है यानी कि जी ज्यादा है, वो ज्यादा रिजिड है, तो मतलब उसमें अपन को चेंज लाना मुश्किल है भाई। उस स्प्रिंग में अपन, उस स्प्रिंग को अपन को अगर कुछ भी करना है, मान लो उस स्प्रिंग को कंप्रेस करना है, तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जी ज्यादा है, तो ये रिजिड है, रिजिड है ये।
क्या है बच्चों, रिजिड है। अगर जी ज्यादा है तो ये स्प्रिंग ज्यादा रिजिड है, तो उसको कंप्रेस करना ज्यादा टफ होगा, यानी कि उस स्प्रिंग का के ज्यादा होगा। तो स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस, ये बात सही है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब ये जनरली बच्चों को पता नहीं होती, बट थोड़ा सोचोगे तो ये बात समझ में आएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन द स्टील। अरे यार, अब तुम, ये तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं कि स्टील और कॉपर किसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। भाई घर में जब आरसीसी होती है तो स्टील होता है, भाई उसको बोला जाता है Fe500, मतलब उसमें स्टील काफी ज्यादा होता है, स्टील और आयरन होता है। सही है क्या, स्टील और Fe। तो बेसिकली वो Fe से ही बनता है स्टील कुल मिला के, लेकिन स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो जो आरसीसी होती है घरों की, उसमें क्या डालते हैं, स्टील का पाइप डालते हैं जिसकी स्ट्रेंथ होती है 500 मेगा पास्कल, है ना। कुछ 400 के अराउंड भी होती है, कोई 550 मेगा पास्कल भी होती है, सब इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं। तो देखो, तो ये गलत हो गया, कॉपर की टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से ज्यादा नहीं होती भाई। ठीक है, साफ साफ। तो ए सही है, आर गलत है। अगला स्टेटमेंट देखो, अगला सवाल देखो, बल्क मॉडुलस इज बी if it is subjected to uniform pressure p fractional decrease in radius। चलो भैया देखो, बल्क मॉडुलस क्या होता है यार, बल्क मॉडुलस होता है डेल्टा p अपॉन माइनस डेल्टा v बाय v। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया अपने पास जो अपन को पता होना चाहिए। क्या ये बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे स्फीयर की बात की है बच्चों, पूछा क्या है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम। अगर पूछता तो मैं डेल्टा वी बाई वी निकाल देता, लेकिन यहाँ पे रेडियस की बात कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, वॉल्यूम और रेडियस में क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या भाई, स्फीयर दिया है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो याद करो चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन में अपन ने पढ़ा था कि डेल्टा वी बाई वी को लिख सकता हूँ 3 डेल्टा आर बाई आर, पावर बाहर आ जाती है। हो गया सवाल। अब देखो जरा, b इज इक्वल टू, तो डेल्टा p इन्होंने p दिया है माइनस, अब डेल्टा v बाई वी को लिख दूंगा -3 डेल्टा r बाई आर। तो सवाल में इन्होंने पूछा है माइनस डेल्टा r बाई आर, कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों p/3b। क्या, तो p/3b इज द करेक्ट आंसर, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ रहा है भाई साहब, क्या पूछा है। अब देखो यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन का ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होना चाहिए, तभी ये सवाल होगा कि भाई पावर को बाहर ले लेते हैं, है ना। और ये सब करते हैं बच्चों छोटे छोटे चेंजेस के लिए, तो छोटे चेंजेस के लिए मैं पावर को बाहर लेता हूँ, वरना नहीं लेता। अगला सवाल देखते हैं, करो 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 करो, पॉज करो सॉल्व करो, पॉज करो सॉल्व करो। द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ ओशन इज दिस, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है भाई साहब, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी होता है k इज इक्वल टू 1/b, मतलब बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है कंप्रेसिबिलिटी। कितना दिया हुआ है, 45.4 इंटू 10 की पावर -11 दिया हुआ है भाई साहब। ठीक है। अच्छा, तो देयर फॉर बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा, बल्क मॉडुलस हो जाएगा 1/k विच इज 45.4 इंटू 10 की पावर -11, यानी कि बल्क मॉडुलस हो जाएगा 10 की पावर 11/45.4। ठीक है, ये है बल्क मॉडुलस, ये आ गया मेरा बल्क मॉडुलस। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर, मतलब डेल्टा वी बाई वी पूछ रहा है क्या। ठीक है, अब मुझे पता है यार कि जो b होता है वो क्या होता है, b होता है मेरा डेल्टा p अपॉन माइनस डेल्टा b बाई वी। बट मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अपन को तो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये कितना नीचे गया है पानी में, पानी में 2700 मीटर नीचे गया है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना। तो डेल्टा p का फॉर्मूला होता है बच्चों रो जी एच। क्या, डेल्टा p का फॉर्मूला होता है रो जी एच, तो यहाँ पे चिपका दूं क्या, तो देयर फॉर इसमें कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 11/45.4 इज इक्वल टू, डेल्टा पी को रो जी एच लिखूंगा, रो कितना है 1000, जी 10 ले लो, एच कितना है 2700 अपॉन डेल्टा वी बाई वी। अब मुझे तो डेल्टा वी बाई वी ही निकालना है ना, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो डेल्टा वी बाय वी हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ,
तो 45.4 इंटू 27 इंटू, है ना, इसको इधर ले गया, इन सबको इधर ले गया, तो ये इधर जाएगा ऊपर। तो ये कितने जीरो हैं, 2 3 6 जीरो हो गए। तो ये हो गया 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 11, है ना। तो ये डेल्टा वी बाई वी ऐसे निकलेगा भाई। अच्छा भाई, खतरनाक खतरनाक। तो ये बच्चा बच्चों 45.4 मल्टीप्लाइड बाय 27 डिवाइडेड बाय 10⁵ क्योंकि 6 से ये 5 कटेगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है यार, क्या करें, कर पाओगे कैलकुलेशन? कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो 27 इंटू 45 करना है कुल मिला के, तो 2700 अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो, यानी कि 1350, अगर 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1350 से कम। अब ऑप्शन में देखो यार, ऑप्शन में देखो, 1350 से कम यानी कि 1200 के अराउंड आना चाहिए भाई, है ना। तो ये 1200 का अराउंड मान लेते हैं इसको, है ना भाई। 27 मैंने क्या किया सुनो, 27 इंटू 100 होता तो 2700 होता, 27 इंटू 50 होता तो 1350 होता। अब ये 27 इंटू 50 से भी कम है, यानी कि 1350 से कम है। सो 13 से कम वाला कोई ऑप्शन है क्या, ये वाला? तो 1200 मान लेते हैं। तो 1200 डिवाइड बाय 10 की पावर 5 हो गया ये, यानी कि 1.2 इंटू 10 की पावर -2। क्या भाई देखो ना यार, 1200 डिवाइड बाय 10 की पावर 5 हो गया ये, तो ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो ये आ गया मेरा डेल्टा वी बाई वी, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ये एक्चुअल में क्या है बच्चों, माइनस डेल्टा वी बाई वी आया है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो फिर से वही फॉर्मूला लगाया जो यहाँ लगा था बेसिकली। देखो फिर से सेम फॉर्मूला लगाया, कौन सा, B इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई वी, ये लगाया फिर से ना। तो कुल मिला के ये दूसरा फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। पहले क्या था, F अपॉन A इज इक्वल टू वाई डेल्टा L बाई L, और दूसरा ये है। अगला देखो, अगला सवाल देखो, when a block of mass m is suspended from a long wire of length L, the length of wire becomes L plus L। तो पहले कितनी थी बच्चों लेंथ, L थी, अब हो गई L plus L। तो डेल्टा L कितना हो गया यार, L हो गया क्या भाई? पहले लेंथ थी कैपिटल है L, अब हो गई कैपिटल L प्लस स्मॉल l, तो डेल्टा L हो गया स्मॉल l। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक सेकंड का सवाल है यार। देखो होता क्या है बच्चों, फोर्स वर्सेस डेल्टा L का ग्राफ होता है ना, फोर्स वर्सेस डेल्टा L का ग्राफ ऐसा होता है भाई। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L होता है बच्चों, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L होता है। तो फोर्स और डेल्टा L का ये होता है, तो इसका जो एरिया होता है वो एनर्जी होता है, इसका जो एरिया होता है ना वो एनर्जी होता है। तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, यही मेरी एनर्जी होगा। एक सेकंड में हो जाएगा ये, तो मैं तुम्हें बताने के लिए कर रहा हूँ यार, वरना तो एक सेकंड का सवाल है। फोर्स कितना हो गया mg और डेल्टा एल कितना है एल, तो ये मेरा आंसर हो गया। अगर तुम चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, तुम्हें पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। चलो इससे भी कर सकते हैं। तो हाफ वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ, स्ट्रेस क्या है mg अपॉन एरिया, और स्ट्रेन कितना है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। तो ये कट गया, तो u देखो फिर से हाफ mgl आ गया क्या। तो तुम किसी भी तरीके से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है क्या बच्चों, किसी भी तरीके से करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों देखो इस सवाल को करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, नॉट ट्रू, है ना। चलो, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये तो सही बात है। सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी सही बात है। प्रेशर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो कैसे, ध्यान से सुनना भाई। प्रेशर में अपन को पता होगा कि प्रेशर होता है F वेक्टर अपॉन ए, ऐसा सुना होगा तुमने, बट ये गलत है, क्योंकि F प्रेशर होता है F परपेंडिकुलर अपॉन ए। मतलब अपन को केवल वही प्रेशर वही फोर्स लेना है जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं P इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन ए, विच इज रॉन्ग, है ना, ये सही है। तो इसका मतलब प्रेशर इज वेक्टर क्वांटिटी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका मतलब यही मेरा आंसर होगा, ठीक है क्या।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, टू कॉपर वेसल्स ए एंड बी हैव द सेम बेस एरिया बट ऑफ डिफरेंट शेप्स, टेक्स ट्वाइस द वॉल्यूम एज दैट बी रिक्वायर्स टू फिल अप टू। ठीक है, तो बेसिकली दो अलग अलग कंटेनर है ना, तो दो अलग अलग कंटेनर है। तो ए ऐसा मान लेता हूं मैं, ए ऐसा मान लेता हूं और बी को मैं मान लेता हूं ऐसा कुछ, है ना। यह है ए और ये है बी। अब देखो मैंने ऐसा क्यों माना है, समझाता हूं तुम्हें। दोनों का बेस एरिया सेम है, सेम बेस एरिया, है ना। तो इसका एरिया है ए और इसका एरिया भी है ए, ठीक बात है, बट ऑफ डिफरेंट शेप्स। ए टेक्स ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वाटर एज दैट ऑफ बी रिक्वायर्ड। देखो इसके अंदर डबल वॉल्यूम भरा हुआ है, तो इसके अंदर वॉल्यूम है 2v, इसके अंदर वॉल्यूम है ना, मान लो इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो इसके अंदर है वॉल्यूम v और इसके अंदर है बच्चों वॉल्यूम, इसके अंदर वॉल्यूम है 2v। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब देखो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, वेसल बी वेस ट्वाइस दैट ऑफ ए। अच्छा ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना पानी का वेट तो फिर भी समझ में आ रहा है, वेसल का भी तो वेट है। चलो आगे देखते हैं, क्योंकि इसमें अपन श्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी का वेट, पानी का मास तो चलो डबल है ए में, है ना। अच्छा इसमें तो बी का लिखा है, तो ये तो गलत हो गया कि वेसल बी वेस ट्वाइस दैट ऑफ ए, बल्कि वेसल बी में तो कम है पानी, तो कम आएगा ना। प्रेशर ऑन द बेस एरिया ऑफ वेसल ए एंड बी इज सेम। अब ध्यान से सुनना बच्चों, प्रेशर कैसे निकालते हैं यार, प्रेशर में केवल हाइट से मतलब होता है। हाइट सेम है क्या, देखो हाइट सेम है क्या, हाइट सेम है क्या, हाइट सेम है क्या, हाइट सेम है क्या, अप टू ए पर्टिकुलर कॉमन हाइट, तो दोनों में हाइट सेम है। तो इसकी हाइट भी h है, इसकी हाइट भी h है। तो अगर दोनों की हाइट सेम है ना बच्चों, तो यहां पे जो प्रेशर आएगा वो यहां पे कितना आएगा, प्रेशर पी नॉट, यहां का प्रेशर पी नॉट, पी नॉट प्लस रो जी एच, और यहां पे भी हाइट h है, तो यहां पे भी प्रेशर आएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। तो प्रेशर तो दोनों में सेम होगा। प्रेशर ऑन द बेस एरिया ऑफ वेसल इज सेम, बिल्कुल सही बात है, सही स्टेटमेंट है। ठीक है क्या, तो इसमें केवल हाइट से मतलब होता है, पानी कैसे भी भरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके अगला सवाल देखते हैं। अ बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड। ओके, अब अपन ने बैरोमीटर बनाया भाई। बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर याद करो, बैरोमीटर से अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, याद करो। तो क्या किया था अपन ने, ये बैरोमीटर था, तो ये एक ट्यूब थी जिसमें मरकरी भरा हुआ था। तो मरकरी की जो हाइट होती है, क्या भरा हुआ है इसमें, मरकरी। तो जो मरकरी की हाइट होती है वो कितनी होती है बच्चों, मरकरी की हाइट आती है बच्चों कितनी, 76 सेंटीमीटर। अब मैंने कोई और लिक्विड भर दिया, इस बार कोई और लिक्विड भर दिया भाई, इस बार मैंने कोई और लिक्विड भर दिया, है ना, दिस लिक्विड, है ना, दिस लिक्विड, लेट्स कॉल इट ए। तो लिक्विड ए भर दिया, और इस बार मेरे बैरोमीटर की हाइट कुछ और आएगी। तो इस हाइट का पता नहीं है, इसको कैपिटल एच बोल देता हूं मैं। ठीक है, तो ये कैपिटल एच पूछा है। ठीक है, मरकरी में कितना भरा होता है, 76 सेंटीमीटर, और मरकरी की डेंसिटी पता है 13600 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि पानी की डेंसिटी से 13.6 टाइम्स है मरकरी की डेंसिटी। अच्छा, अब लिक्विड ए की डेंसिटी भी दी हुई है। ठीक है, अब मुझसे पूछा है कि अगर लिक्विड ए का मैं बैरोमीटर बनाता हूं तो कितनी हाइट तक ये चढ़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है कि जो रोजीएच होता है, रोजीएच होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, यानी कि पी एटमॉस्फेरिक कितना होगा, रो मरकरी इंटू जी इंटू एच, और यहां पे कितना हो जाएगा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो ए इंटू जी इंटू कैपिटल एच। तो जी से जी काट दो, तो रो एच जी कितना है, 13600। हाइट कितनी थी इसमें, हाइट थी इसमें 0.76 मीटर। अच्छा, रो ए कितना है, 760,
एच पूछा है, तो एच आ जाएगा इससे मीटर में। तो यहां से अपन एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं 1000 बार। ये 1000 बार कट गया, इधर आएगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 13.6 मीटर। क्या मतलब यार, कुल मिला के ऐसा समझो, अगर तुम डेंसिटी कम लोगे, भाई डेंसिटी कम लोगे, तो सेम प्रेशर डेवलप करने के लिए हाइट ज्यादा चढ़ना पड़ेगा ना यार, सही बात है। तो देयर फॉर वी यूज मर्करी, ताकि हाइट कम हो, है ना, और भी रीजन होते हैं ऑल्दो। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 13.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अच्छे से समझो, पॉज करो और सॉल्व करो। अट यूट्यूब विद बोथ एंड्स ओपन, यहां पे एक यूट्यूब है, इसमें दोनों ओपन है ना, एंड खुले हुए हैं। टू एटमॉस्फेयर इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, ठीक है, पानी भरा हुआ है। तो ये नीचे वाला जो है ना, ये पानी है भैया, ये वाटर है, ये डॉट 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 जो है ना वो वाटर है, और ये वाला जो पोर्शन है ये ऑयल है ना, ये ऑयल है, ठीक है। विच इज इमिसिबल विद वाटर, इमिसिबल मतलब पानी के साथ वाटर मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑयल भर दिया, until it stands a distance of 10 mm above the water level on the other side। तो बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट ए तक, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट ए तक जो है ऑयल भरा हुआ है, और इस पॉइंट ई तक, इस पॉइंट तक वाटर भरा हुआ है, मतलब ऑयल एक्स्ट्रा भरा हुआ है यहाँ पे। भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं है, और यहाँ पे ऑयल 10 mm ऊपर भरा हुआ है, तो ये 10 mm है, ठीक है, मतलब यहाँ से वाटर शुरू हो रहा है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ वाटर एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल 10 mm ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब कुछ कुछ तो दिया हुआ है ना, देखते जाओ भाई। मैंने ऑयल डाला ना, तो पहले तो एक्चुअली इनिशियल वाटर लेवल यहाँ तक था, बट ऑयल डालने की वजह से पानी सड़क के ऊपर चला गया, तो पानी यहाँ तक है ना, तो पानी यहाँ तक है, पूरा यहाँ तक पानी है, और यहाँ पे ऑयल है। मुझसे पूछा डेंसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है। अब क्या क्या डिस्टेंस दी हुई है देखते जाओ जरा। देखो बच्चों, ये 65 mm दिया हुआ है सवाल में ना, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 65 mm, और यहाँ भी लिखा हुआ है 65 mm, है ना। तो बेसिकली यहाँ भी वाटर है, तो यहाँ से लेके कंटिन्यूसली वाटर है, फिर यहाँ पे ऑयल है। अब तुम्हें इसमें अपन को बताना डेंसिटी ऑफ ऑयल, इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों, कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है सेम लिक्विड के अंदर। क्या लिखेंगे कॉन्सेप्ट, इफ water is at rest, water is not flowing, pressure is same at same height in same liquid। देखो मैं समझाता हूं तुम्हें, सेम लिक्विड मतलब क्या। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे ऑयल देखूं, यहाँ तो ऑयल है, बट यहाँ पे तो वाटर शुरू हो गया ना, तो इस पॉइंट पे वाटर है, देखना जरा, इस पॉइंट बी पे वाटर शुरू हो चुका है, तो सेम हाइट पे आने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ भी वाटर है क्या, तो देखो यहाँ से यहाँ तक वाटर है, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो पॉइंट बी और पॉइंट सी पे प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेशर एट बी शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट सी, ठीक है क्या, ओके। प्रेशर एट बी क्या होगा यार, भाई बाहर का प्रेशर तो पी नॉट ले लो, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, देखो इस राइट वाले डायग्राम में देखो, ये 10 है, ये 65 है, ये 65 है, तो टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक की हो गई कितनी, 65 प्लस 65 130, यानी कि 140 mm हो गई, ठीक है। तो प्रेशर एट बी क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, तो रो ऑयल इंटू जी इंटू 140 mm, 140 mm, ठीक है। अभी के लिए 140 mm लिख देता हूं इसको, है ना। अब प्रेशर एट सी क्या होगा, ध्यान से सुनना, पी नॉट प्लस, ऊपर से आते हैं, तो यहां तक तो प्रेशर पी नॉट है, इस पॉइंट तक तो क्योंकि खुला हुआ है। अब यहां से यहां तक पानी है, तो पी रो वाटर प्लस रो वाटर इंटू जी एच हो जाएगा, तो रो वाटर इंटू जी एच, एच कितना है यहाँ पे, यहां से यहां तक 130 mm, ठीक है। आप देखो सॉल्व हो जाएगा फटाफट से, भाई पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, है ना, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो रो ऑयल आएगा बच्चों कितना,
रो ऑयल आएगा, जी से जी कैंसिल होने के बाद 13/14 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000, तो 13,000 डिवाइड बाय 14 आ गया। तो ये आ गई बच्चों डेंसिटी ऑफ ऑयल। फटाफट से कैलकुलेशन करो, 14 इंटू 9 126 होता है, तो 9 आ गया इधर। ठीक है, तो 900 समथिंग आना चाहिए भाई, 900 समथिंग एक ही ऑप्शन में। सॉल्व क्यों करूं भाई मैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर देखो ये 14,000 होता तो 1000 हो जाता आंसर, ऊपर अगर 14,000 होता तो 14,000 थोड़ा कम है, तो 928 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 928 के अराउंड जो भी है। तो मेरा आंसर आ चुका है ना। तो ये अच्छा सवाल था बच्चों, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। समझ गए। तो अपन को क्या करना है कि ऐसा कुछ भी सवाल आ जाए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, अपन को सेम लेवल पे आना है, सेम हाइट पे आना है मतलब, और सेम लिक्विड में प्रेशर इक्वल कर दो। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, कोशिश करो बच्चों, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। लगाओ दिमाग, लगाओ बच्चों दिमाग, क्या करें इसमें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। चलो करते हैं इसको। तो सवाल पढ़ लो यार, इसमें थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा। अपने पास यहाँ पे दो लिक्विड है ना, दो लिक्विड है यहाँ पे देखो, और बीच में एक सिलेंडर है। तो एक सॉलिड सिलेंडर ले लेता हूँ पहले तो, है ना। ये दो सिलेंडर है अपने पास, सॉरी एक सिलेंडर है अपने पास, और यहाँ पे दो लिक्विड हैं, है ना, दो लिक्विड हैं। तो लिक्विड अलग अलग कर देता हूँ दोनों। ठीक है ना, है ना। और एक लिक्विड को मैं ऊपर भर देता हूँ, एक लिक्विड यहाँ भरा हुआ है इसका, है ना। ध्यान से सुनना भाई, अब यहाँ पे दो अलग अलग लिक्विड, अच्छे से ध्यान दो। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो, और एन ग्रेटर देन 1 है, यानी कि जो एन रो वाला लिक्विड है वो नीचे होगा, तो इस लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी रो, और एन रो वाले की डेंसिटी हो जाएगी एन रो। दो अलग अलग लिक्विड है, दोनों की डेंसिटी लिख दी। आर पुट इन कंटेनर, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड है h, ठीक है, दोनों की हाइट h मान लो। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ l एंड डेंसिटी d, इस सॉलिड सिलेंडर की लेंथ क्या है बच्चों, l है, और डेंसिटी है d। ओके, is put in this container, the cylinder floats with its axis vertical and the length pl in the denser liquid। मतलब इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लेंथ है बच्चों l। क्या है इसकी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ है l। अब नीचे क्या है, ध्यान से सुनो, लेंथ पी एल इन द डेंसर लिक्विड, तो ये जो लेंथ है नीचे वाली वो हो जाएगी पी एल, तो ऊपर वाली लेंथ क्या हो जाएगी एल माइनस पी एल। ध्यान से समझना, क्या हो जाएगी एल माइनस पी एल। तो बेसिकली इसमें जो सिलेंडर है फ्लोट कर रहा है, नीचे जो है अलग लिक्विड है, ऊपर अलग लिक्विड है, नीचे इसकी जो लेंथ है वो पी एल है, ऊपर लेंथ कितनी है एल माइनस पी एल। अब ये फ्लोट कर रहा है, बिकॉज इट इज फ्लोटिंग, तो एम जी इक्वल टू बॉयंट फोर्स हो जाएगा क्या, बिकॉज इट इज फ्लोटिंग एम जी इक्वल टू बॉयंट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका एम जी कितना होगा भाई, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसकी डेंसिटी है डी, और वॉल्यूम क्या है इसका, एरिया ए ले लो, तो एरिया इंटू लेंथ, तो डी इसकी डेंसिटी है, इसको एरिया इंटू लेंथ से, इसका एरिया ए ले लिया, तो एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम इंटू जी इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स निकालना है। अब देखो ये दो अलग अलग लिक्विड में, तो इसका बॉयंट फोर्स अलग होगा, इसका बॉयंट फोर्स अलग होगा। बॉयंट फोर्स क्या होता है, रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम इमर्ज इंटू जी, तो रो लिक्विड क्या है नीचे वाले का एन रो, है ना। बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला होता है रो लिक्विड इंटू वी इमर्ज्ड इंटू जी, मतलब जिस लिक्विड में डूबा हुआ है उसकी डेंसिटी लेंगे,
कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है वो लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय जी करेंगे। तो एन रो, कितना डूबा हुआ है नीचे, उसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है पी एल इंटू जी, प्लस ऊपर वाले लिक्विड में, ऊपर वाले लिक्विड का बॉइंट फोर्स निकालो, डेंसिटी कितनी है रो, है ना, एरिया, अब डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम निकालो तो एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है एल माइनस पी एल इंटू जी। ठीक है, तो यहां पे ये कैलकुलेशन बनेगी भाई, इस कैलकुलेशन को करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है ठीक है ठीक है ना, जी से जी उड़ जाएंगे सारे, पहले तो जी उड़ गया, एरिया उड़ गया, और तो कुछ नहीं उड़ रहा, शायद उड़ेगा अभी, रुको। तो ये हो गया डी एल इज इक्वल टू एन रो पी एल प्लस रो, एल कॉमन ले लो, है ना, तो 1 माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, एल से एल फिर से चला गया, तो एल से एल चला गया, देखो जरा, तो यहां पे डी आ गया भाई साहब, डी कितना आ गया, एन रो एल नहीं, एन रो पी प्लस रो 1 माइनस पी, है ना। देखना भाई ऑप्शन है क्या ऐसा कुछ खतरनाक सा, तो पी कॉमन लिया है क्या, क्या हुआ ये, चलो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यार, मुझे ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा, रो सब में कॉमन ले रखा है, तो रो कॉमन ले लो इसमें से, रो कॉमन लेंगे तो आएगा एन पी प्लस 1 माइनस पी, है ना, रो कॉमन ले लिया तो एन पी प्लस 1 माइनस पी, ये आएगा ऑप्शन, देखो अब तो रो कॉमन है तो एन पी प्लस 1 माइनस पी, तो एन पी प्लस 1 माइनस पी, नहीं ये भी नहीं, तो ये भी नहीं, तो ये आएगा, इसको खोलो एक बार, ये आ रहा है शायद, तो 1 प्लस एन पी माइनस पी, 1 प्लस एन पी माइनस पी, तो ऑप्शन डी आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई डेंसिटी। भाई देखने में ये खतरनाक लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें पी दिया है, रो दिया है, जबरदस्ती का, है ना। करना क्या है, सिंपल, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, तो mg को तुम बॉयंट फोर्स के बराबर करोगे, mg निकालना आता है, mg मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनटू जी, ये हो गया mg। और बॉयंट फोर्स निकालने के लिए क्या किया मैंने, लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है इस लिक्विड में, मल्टीप्लाइड बाय जी, खत्म ये सवाल। ठीक है, आगे देखो, है ना, हो गया ना ये सवाल, तो चलो भैया हो गया, अगला देखो, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर क्लास में पढ़ाया है अपन ने, इसका आंसर होगा बच्चों बर्नौली प्रिंसिपल। वेंचुरी मीटर क्या काम आता है, फ्लो रेट निकालने के काम आता है, तो बर्नौली प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अगले सवाल को देखो, a small hole of area of cross section is present near the bottom of fully filled open tank of height 2 मीटर। देखो भाई साहब ये आसान सवाल है, तो इसकी हाइट कितनी है, h मान लो, h कितना है सवाल में 2 मीटर, है ना, और यहाँ पे एक छोटा सा होल बनाया हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा होल बनाया हुआ है, तो इसका एरिया ले लो a, और इस एरिया को इन्होंने बोला है 2 mm स्क्वायर, तो ये जो एरिया है दैट इज 2 mm स्क्वायर, है ना, जी 10 है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, डीवी बाई डी, क्या, यानी कि मीटर क्यूब पर सेकंड में पूछ रहा है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का मतलब होता है कितना वॉल्यूम पर सेकंड निकल रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा यार, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो एरिया तो अपन को पता है 2 mm स्क्वायर है ना, और वेलोसिटी क्या होती है, यहां से जो लिक्विड निकलता है इसकी वेलोसिटी होती है बच्चों √2gh, तो वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों √2gh, √2gh मतलब 2 इंटू 10 इंटू 2 का अंडर रूट, सही है क्या, √2gh, यस, हाँ, तो ये हो गया बच्चों 2 बाहर आ जाएगा, 2√10 आ गया, ठीक है, तो वेलोसिटी आ गया बच्चों 2√10, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा मतलब इसमें, ठीक है, तो 2 mm स्क्वायर, 2 mm स्क्वायर यानी कि 2
है ना। mm क्या होता है बच्चों, 10⁻³ मीटर होता है, तो ये 10⁻6 हो जाएगा इंटू 2 √10। अब देखो √9 होता है 3, तो ये होता है अराउंड 3.16, तो 3.16 ले लो, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 थी 12, तो 12 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻6 आएगा क्या। तो ऑप्शन 1 इज मैचिंग, ठीक है। तो कभी भी रेट ऑफ फ्लो पूछता है, यानी कि मीटर क्यूब पर सेकंड में जवाब देना है, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी। अगला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, पॉज करो सॉल्व करो, पॉज करो सॉल्व करो, पॉज करो सॉल्व करो। चलिए, अ विंड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड ब्लोज पैरेलल टू द रूफ ऑफ हाउस। ध्यान से सुनना भाई, एक घर की रूफ बनाते हैं, है ना, एक घर की रूफ बनाते हैं, टू टू, है ना। तो ये होता है ना, जैसे गांव में तुमने देखा होगा कि टिन शेड बना होता है ना, तो उस पे हवा चलती है तो वो उड़ जाते हैं कई बार, है ना। तो ऊपर इसकी हवा चल रही है भाई, इसके ऊपर हवा चल रही है ऐसे, इसके ऊपर हवा चल रही है, कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हवा चल रही है, ठीक है। द एरिया ऑफ द रूफ, एरिया दिया है, एरिया इज 250 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यार देखो, ये जो टिन शेड है, तो अंदर तो घर है ना, अंदर अगर घर है, तुम सोचो जरा, अगर अंदर घर है तो अंदर तो प्रेशर नॉर्मली होगा ना यार, हवा थोड़ी ना चल रही है अंदर, भाई अंदर घर है, सही बात है, तो प्रेशर जो है अंदर कम होगा, ठीक है। तो अंदर प्रेशर है P0 और बाहर का पता नहीं है, तो बाहर का प्रेशर P मान लेते हैं, ठीक है। ओके, फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड ऑन द रूफ एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी, है ना। तो पहली बात तो ये समझना कि अपन को ये चीज पता है कि जहां भी वेलोसिटी ज्यादा होती है प्रेशर कम हो जाता है। कैसे भाई, बर्नौली थ्योरम बोलती है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हाइट तो मैं सिमिलर मान रहा हूं भाई, हाइट तो सिमिलर मान रहा हूं, तो रो जी एच को हटाओ, तो यानी कि बाहर का प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंदर का प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो बाहर का प्रेशर P है प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंदर का प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो इनसाइड हवा तो चली नहीं रही, तो अंदर का हाफ रो वी स्क्वायर 0 हो गया, ठीक है। तो यहां पे अगर तुम देखो तो P0 माइनस P कितना आ गया, हाफ रो वी स्क्वायर आ गया। क्या इसका मतलब समझ रहे हो क्या, कि P0 माइनस P यानी कि चेंज इन डिफरेंस इन प्रेशर आ गया, मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर का प्रेशर कम है। कितना आ गया ये, हाफ रो वी स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू 1.2 इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर वी स्क्वायर 40 का स्क्वायर, 1600 हो गया ये, सही है क्या। तो 1600 इंटू 0.6, 16 इंटू 6 96, तो 960 का प्रेशर डिफरेंस आ गया बच्चों। तो 960 पास्कल का प्रेशर डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो ऊपर फोर्स लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा भाई। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत होगा, डाउनवर्ड तो हो ही नहीं सकता, तो फोर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा P इंटू एरिया। सो 960 इंटू 250, क्या हो गया सवाल, खट खट खट। तो 960 इंटू 250, तो 240 इंटू 10⁻3, इतना न्यूटन का फोर्स ऊपर लगेगा बच्चों ना। तो देख लो भाइयों, आ रहा है क्या आंसर, ये आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल, कम ऑन, सोचो जरा, पॉज करो, बढ़िया सवाल है बच्चों। हाँ तो बच्चों करते हैं सवाल। तो देखो, अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। हो क्या रहा है समझाता हूं मैं तुम्हें। देखो एक डिस्क लेते हैं, एक डिस्क लेते हैं बच्चों, ये डिस्क ले लो, है ना, ये डिस्क है। अगर मान लो यहाँ पे वाटर है ना, जैसे मान लो मेरे हाथ पे वाटर है, तो यहाँ पे अगर मैं वाटर पे इस डिस्क को रखता हूँ और मैं इसको उठाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे जितना भी डिस्क का ये आउटर वाला सरफेस है,
यहाँ पे पानी चिपक जाएगा, और जब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, डिस्क को ऐसे ऊपर उठाऊंगा, तो यहाँ पे पानी की एक लेयर बन जाएगी जो इसको खींचने की कोशिश करेगी, है ना। तो यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ मैं। तो अगर ये डिस्क है मेरी, है ना, ये डिस्क ऐसे रखी हुई है, ये डिस्क है मेरी, है ना, ये डिस्क ऐसे रखी हुई है। तो पानी की जो लेयर बनेगी वो बच्चों कैसी बनेगी? पानी की लेयर देखो जरा, पानी की जो लेयर बनेगी वो ऐसी बनेगी क्या? मतलब पानी इसके बाहर वाली सरफेस पे कांटेक्ट में रहेगा क्या? पानी यहाँ पे बाहर वाली सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। तो जब मैं इसको ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो यहां से पानी का एक फोर्स आएगा, और उस फोर्स की वैल्यू होगी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो क्या हो जाएगी? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ विच इज 2 पाई आर। तो इतना फोर्स मुझे कम से कम लगाना पड़ेगा इसको लिफ्ट करने के लिए, ठीक है क्या भाई? mg तो लगाना ही पड़ेगा उठाने के लिए, बट इतना एक्सेस फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और ट्रिकी सवाल बन सकता है। अगर इस डिस्क की जगह एक रिंग होती, फॉर एग्जांपल ये रिंग है, ये रिंग होती तो क्या होता? जब मैं इसको ऊपर उठाने की कोशिश करता ना, तो इस रिंग में देखो 2 लेयर बनती पानी की। कैसे? देखो जरा, एक तो यहाँ बनेगी ये लेयर बाहर, और एक अंदर भी तो बनेगी। तो 2 लेयर बनती, तो रिंग के केस में ये फोर्स आ जाता सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स निकाल लेते हैं फटाफट से। तो सरफेस टेंशन कितना है? 0.07 इंटू 2 पाई आर कितना है? रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि 4.5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। अब यहाँ देखो मिली में दिया है आंसर, तो एक काम करते हैं, 10 की पावर -2 को इधर ले जाते हैं अलग से। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.7 इंटू 10 की पावर -1, है ना, देखते जाओ, इंटू 2 पाई इंटू 4.5 इंटू 10 की पावर -2, है ना। तो फोर्स कितना हो गया? तो 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2 हो जाएगा 10 की पावर -3। इधर कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो 2 पाई कितना हो गया? 2 पाई हो गया 6.28। तो ये हो गया 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 6 इंटू 7 42, है ना। तो ये हो जाएगा अराउंड 4.34 समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग इंटू 4 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन के हिसाब से मुझे लग रहा है 4 पॉइंट समथिंग इंटू 4 पॉइंट समथिंग जो है वो 19 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो इसको 19.8 ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 न्यूटन। तो फोर्स हो जाएगा 19.8 मिली न्यूटन। क्या भाई? ऑप्शन की हेल्प से मैंने सॉल्व कर दिया इसको। भाई देखो ना, 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 करेंगे तो कुछ 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग इंटू 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा मेरा 19.8, और ये आ गया आंसर, ठीक है क्या? तो ध्यान रखना, अगर रिंग होती तो T इंटू 4 पाई आर लेते, क्योंकि 2 लेयर बनती पानी की। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए बबल ऑफ रेडियस फ्रॉम द सोप सॉल्यूशन, है ना। तो याद रखना, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी होता है बच्चों सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है। अच्छा, अब याद करो यार, सोप बबल तुमने फुलाए होंगे ना, ऐसे करके सोप बबल निकलता है। तो जब सोप बबल निकलता है तो बाहर भी हवा है और उसके अंदर भी हवा है, तो 2 लेयर बन गई। क्या? 2 फ्री सरफेस है अपने पास। तो यहां पे सरफेस टेंशन इनटू एरिया जब करेंगे तो एरिया भी डबल लेंगे। तो सरफेस का एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो कभी भी अगर सोप बबल का सवाल आता है तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। चलिए, तो क्या हो गया? 0.03 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर है 2 सेंटीमीटर, है ना। तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, इंटू 2, ये आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो कितना हो गया भाई? 4 इंटू 4 हो गया 8, सॉरी 16, 16 इंटू 2 हो गया 32, 32 इंटू 3 कितना हो गया? 32 इंटू 3 हो गया 96, 96 यानी कि
0.96 हो गया ये, क्योंकि 2 पॉइंट है यहाँ पे है। क्या क्या किया मैंने, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 3 हो गया 96, इंटू पाई इंटू 10⁻⁻4 आ गया। अब देखो 3.14 को 0.96 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 3 से थोड़ा कम आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 3.01, जहां की ऑप्शन में मैं देख पा रहा हूं। तो 3.01 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा क्या। तो इस तरीके से अपना आंसर आ गया बच्चों डी। ठीक है, तो अपन को एग्जैक्ट कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, मुझे आंसर लाना है। ठीक है, तो मैंने फालतू में इसको कैलकुलेट करने की जहमत ही नहीं उठाई, क्योंकि भाई मुझे पता है पाई की वैल्यू 3.14 है और ये 1 से थोड़ा छोटा है, तो 3.14 से थोड़ा छोटा आएगा, तो ऑप्शन देखा मैंने तो खटक से। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। इफ द सोप बबल एक्सपेंड द प्रेशर इनसाइड द बबल, याद करो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है सोप बबल के लिए 4T/R। अगर नॉर्मल वो होता लिक्विड ड्रॉप तो 2T/R होता, लेकिन यहाँ पे सोप बबल है तो डबल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखो, जो एक्सेस प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है क्या। तो अगर एक्सपेंड कर रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है, यानी कि एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है क्या, तो प्रेशर इनसाइड द बबल विल डिक्रीज। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखो। A soap bubble having radius is blown from the detergent solution having a surface tension of this much. The pressure inside the bubble equals, देखना जरा ध्यान से सुनना भाई, फिर से सोप बबल है तो 2 आएगा भैया ना। ये सोप बबल को कैसा समझ सकते हैं, देखो जरा, ये सोप बबल है ना, इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा भाई, तुम्हें पता है एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है 4T/R सोप बबल के लिए, लेकिन लिक्विड ड्रॉप के लिए डेल्टा पी हो जाएगा 2T/R। तो डेल्टा पी मतलब बाहर का प्रेशर पी नॉट ले लो, तो डेल्टा पी हो जाएगा P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4T/R। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, यहां से P कितना आएगा, यहां से P आएगा P नॉट प्लस 4T/R क्या। चलिए अब क्या लिखा है, द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट अ पॉइंट Z नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन ए कंटेनर। तो देखो ये वाटर है, इससे Z नीचे जाऊंगा अगर मैं, तो यहां पे भी P है क्या प्रेशर। तो इतना तो अपन ने फ्लूइड्स में पढ़ा है कि जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, P नॉट प्लस रो जी एच। तो ये हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी जेड नॉट। तो इसका मतलब ये प्रेशर और ये प्रेशर इक्वल है, यानी कि P नॉट प्लस रो जी जेड नॉट इज इक्वल टू P नॉट प्लस 4T/R। देयरफॉर रो जी जेड नॉट इज इक्वल टू 4T/R। चलो वैल्यू चिपका दे फटाफट फटाफट, शुरू करो। तो ये हो गया 1000, ये हो गया 10, ये हो गया जेड नॉट इज इक्वल टू 4T ये रहा। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय R। रेडियस है 10⁻⁻3 क्योंकि 1 mm है, तो Z नॉट कितना आ जाएगा 4 इंटू 2.5 कितना हो गया 10, 10 10 10 10 इंटू 10⁻⁻2 हो गया 10⁻⁻1। ये ऊपर जाएगा तो आएगा 10⁻⁻1 है ना, तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। तो ये बच गया 10⁻2 और ये नीचे आएगा तो 10⁻4, तो 10⁻⁻2 आ गया क्या मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर आ गया क्या। अच्छा सवाल है बच्चों ये, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है भाई। क्या लिखा है इसमें कि इसके अंदर का प्रेशर और जब मैं जेड नॉट नीचे जाऊंगा तो वहां का प्रेशर इक्वल है, तो दोनों को प्रेशर को इक्वल कर दिया, हो गया सवाल। आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस टू दिस इफ द वर्क डन इज दिस मच, द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज। रेक्टेंगुलर फिल्म है, बढ़िया सवाल है, फिर से बढ़िया सवाल है। मैं बताऊंगा गलती कहां होगी ये भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना, गलती कहां होगी वो भी बताऊंगा। ये वायर ले लो, है ना, इसके ऊपर एक स्लाइडिंग वायर रखा हुआ है मैंने ऐसा। अब ये जो फिल्म है ना, यहां पे फिल्म बनी हुई है, क्या बनी हुई है बच्चों, कुछ अलग कलर ले लेता हूं।
तो ये क्या है बच्चों, ये लिक्विड की फिल्म है, क्या ये, दिस इज लिक्विड फिल्म। अब मुझे बताओ जो सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। अब सरफेस टेंशन इनटू फ्री सरफेस एरिया होता है, तो जो एनर्जी हो जाएगी वो सरफेस टेंशन इनटू, अब ये एरिया कितना होगा समझना भाई। अगर मैं इस वायर को देखूं, अगर मैं इस वायर को देखूं तो आगे भी फ्री सरफेस एरिया है, पीछे भी फ्री सरफेस एरिया है। सोचो जरा, सोचो, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास ये वायर तुमने हाथ में ले रखा है ऐसे, तो इधर से देखूंगा तब भी फ्री सरफेस एरिया, पीछे से देखूंगा तब भी फ्री सरफेस एरिया, तो 2a हो जाएगा क्या यहाँ पे, तो 2a हो जाएगा, ये मेरा एनर्जी आ गया, ठीक है क्या। सो इफ द वर्क डन इज दिस मच, है ना। ओके तो इनिशियल एनर्जी निकालें, तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, T इंटू 2। अब A इनिशियल कितना है, ये है क्या A इनिशियल, तो पहले एरिया कितना था, ये कितना, ये गिनना भाई, 4 इंटू 2 8, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या इतना था एरिया भाई। 2 क्यों किया मैंने, 2 इसलिए किया क्योंकि दोनों तरफ फ्री सरफेस है। अच्छा फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, T इंटू 2 इंटू एरिया कितना है बाद में, 5 इंटू 4 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मैंने वर्क किया वही तो उसकी एनर्जी चेंज करने में आया काम, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल निकालना है मुझे, तो वर्क हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल यानी कि 2T इंटू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। वर्क वर्क वर्क, तो 2T 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करो तो T कितना है भैया, अच्छा अच्छा अच्छा, वर्क दिया हुआ है भाई, वर्क दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू, ये कितना है 12 इंटू 2 24 इंटू 10 की पावर माइनस 4T, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस 4 कट गया, तो T आ गया 3/24 यानी कि 1/8, तो T आ गया 0.125, क्या डी ऑप्शन आ गया भैया, है ना। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो इसमें गलती कहाँ होगी बच्चों, इसमें तुम ये 2 लेना भूल जाओगे, ट्वाइस ऑफ एरिया लेंगे, समझ गए, क्योंकि 2 फ्री सरफेस है, जैसे कि सोप बबल में भी 2 फ्री सरफेस होती है, अगर बाहर से देखूं तो एक फ्री सरफेस दिख रही है, अगर बबल के अंदर घुस जाऊं उसके बाद भी देखूं तो एक फ्री सरफेस दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज वेयर यू विल मेक मिस्टेक हियर, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस 2 इज इंपॉर्टेंट, दिस 2 इज इंपॉर्टेंट भैया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखो, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, ये बढ़िया सवाल है, लगाओ इसमें दिमाग, इसमें अच्छा दिमाग लगेगा बच्चों। A certain number of spherical drops of liquid of radius r coalesce to form a single drop। हो क्या रहा है, छोटी छोटी r रेडियस की ड्रॉप मिलके एक बड़ी रेडियस बना रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा कुछ होगा, देखना भाई, ऐसी बहुत सारी ड्रॉप है क्या अपने पास, छोटी 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 ऐसी बहुत सारी ड्रॉप है ना, ऐसी अपने पास, अरे यार, सो छोड़ो इसको ऐसे, वेट। तो छोटी छोटी बहुत सारी ड्रॉप मिलके, मान लो कितनी ड्रॉप है, n ड्रॉप है, तो n छोटी छोटी ड्रॉप का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। भाई वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, पानी का मास तो सेम रहेगा ना, तो छोटी छोटी n ड्रॉप मिलके एक बड़ी रेडियस की ड्रॉप बना रही है, तो उसका बड़ी वाली का वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई, एन आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम v है, तो ये जो है ये v के बराबर है ना, टोटल वॉल्यूम v है, ठीक है। ओके अब देखते हैं इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी निकालते हैं। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, ध्यान से सुनो, एक ड्रॉप का रेडियस कितना है, स्मॉल r, तो n ड्रॉप का टोटल n से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ड्रॉप का निकाल लो, n से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ड्रॉप का क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, सरफेस टेंशन T है, तो T इंटू एरिया, ये हो जाएगा। और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, अब अपने पास केवल एक बड़ी ड्रॉप है जिसका एरिया होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है क्या, ये आ गया। अब मुझसे पूछा है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार,
कि भाई जब छोटी छोटी ड्रॉप रहती है ना तो उनका टोटल एरिया ज़्यादा होता है। टोटल एरिया ज़्यादा होता है तो मतलब यू इनिशियल ज़्यादा है क्या? यू फाइनल से यू इनिशियल ज़्यादा है, तो इसका मतलब बाद में एनर्जी कम हो गई, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई? रिलीज हो गई क्या? तो रिलीज तो होगी भाई, ये रिलीज वाला स्टेटमेंट तो सही है। एब्जॉर्ब नहीं होगी, रिलीज होगी, क्योंकि यू इनिशियल ज्यादा है, यू फाइनल कम है, मतलब एनर्जी बाद में कम हो गई, तो जो एनर्जी एक्स्ट्रा थी वो रिलीज हो गई। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो देयर फॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या क्या कॉमन आएगा? टी इंटू 4 पाई कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। अब एक काम करो, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। एक काम करो, देखो ज़रा, टी इंटू 4 पाई है ना, इसको ऊपर नीचे स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? एन आर क्यूब अपॉन आर। भाई एन आर स्क्वायर को लिख सकता हूँ एन आर क्यूब अपॉन आर, क्योंकि ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दो, देखो अभी समझ में आएगा क्यों कर रहा हूँ मैं। अब देखो ज़रा, तो यहाँ से एन आर क्यूब कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो इस इक्वेशन से एन आर क्यूब इंटू 4 पाई, 4 पाई को भी अंदर ले जाओ ना, तो डेल्टा यू हो जाएगा टी एन 4 पाई आर क्यूब अपॉन आर माइनस 4 पाई आर क्यूब बाय आर, है ना। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? टी। ध्यान से सुनना, यहाँ से देखो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम है, तो n इंटू 4 पाई आर क्यूब, तो 3 को इधर ले जाओ, तो ये 3v हो गया क्या? तो ये हो गया 3v बाय आर माइनस। अब देखो 4 पाई आर क्यूब, सॉरी यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, है ना। ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, यहाँ मैंने गलत लिखा हुआ था। तो 4 पाई आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3v, तो ये फिर से 3v बाय आर हो गया, तो यहाँ पे डेल्टा यू कितना हो जाएगा? 3tv 1/r माइनस 1/r क्या? तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी बच्चों। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। समझना भाई, फिर से एक बार फटाफट से बता रहा हूँ क्या रहा है इसमें। क्या हो रहा है बच्चों कि पहले जब छोटी छोटी ड्रॉप होती है तो वॉल्यूम तो बाद में और पहले सेम होगा, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है ना, क्योंकि डेंसिटी सेम है। लेकिन जो छोटी छोटी ड्रॉप का सारा एरिया अगर मैं मिला दूं तो वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा है, तो पहले एनर्जी ज़्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हो गई, तो जो एनर्जी बाद में कम हो गई इसका मतलब थोड़ी सी एनर्जी निकल गई, रिलीज हो गई, तो चेंज इन एनर्जी निकाल दिया मैंने, ठीक है। कैलकुलेशन भी अच्छी खासी है इस सवाल में। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, एक लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इट। भाई 3 चीज़ें होती है, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ऐसा 90 से कम, तो ये क्या करता है? ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है इस केस में? भाई इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है? ऐसा है क्या? तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम है क्या? तो ये इसको वेट कर रहा है ना। लेकिन तुमने देखा होगा कि कुछ पत्तियों पे जब पानी की बूंदें गिरती है तो वो उस पे से गिर जाती है, और जब तुम पत्ती को टच करोगे तो वो बिल्कुल भी गीली नहीं होती। रीजन क्या है उसका? क्योंकि उसका शेप ऐसा बनता है, उस ड्रॉप का शेप ऐसा बनता है भैया, तो ऐसा ड्रॉप का शेप बनता है, तो ये ड्रॉप ऐसी है ना। तो यहां पे अगर जब तुम टेंजेंट खींचोगे तो ऐसी लाइन बनेगी क्या? तो यहां पे अगर तुम एंगल निकालो इसका, ये जो एंगल है ये थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है क्या? तो अगर थीटा अक्यूट है 90 से कम है तो ये वेट करेगा, मतलब सरफेस को गीला कर देगा। मतलब जैसे कि अगर तुम स्टील की प्लेट पे पानी डालते हो और उसको पानी को ऐसे हटाते हो तो प्लेट गीली हो जाती है, बट अगर पत्ती कोई पर्टिकुलर पत्ती है उस पर पानी डालो फिर तुम उसको ऐसे गिरा दो तो पत्ती का शेप ऐसा हो जाता है, पानी का शेप ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है, तो इट डज नॉट वेट, है ना। ये याद होना चाहिए अपन को। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया ग्रेटर देन 90। अगला सवाल देखो, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्ज्ड इन वाटर। इजी सवाल है, कर सकते हो, इजी सवाल है, कर सकते हो। भाई देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्चुअली करते हैं इसको, फटाफट से हो जाएगा।
तो पानी इसमें ऊपर चढ़ जाता है, याद है, पानी इसमें ऊपर चढ़ जाता है h हाइट तक। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि जो सरफेस टेंशन है वो ऐसे लग रहा है थीटा पे, तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा वो क्या होगा, T इंटू 2πr cos थीटा। ध्यान से सुनना भाई, टोटल सरफेस टेंशन का फोर्स होगा T इंटू 2πr, लेकिन वो इस एंगल पे लग रहा है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा 2πr cos थीटा। और ये जो पानी चढ़ा है इसका मास है m, तो इसको mg बोल दें क्या। तो ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है विच इज एक्टिंग वर्टिकल, तो T इंटू 2πr cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है। तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि जो m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा मास ऊपर चढ़ जाएगा क्या। तो सवाल में क्या है कि अगर रेडियस r है तो मास कितना है पानी में, पानी का ऊपर 5 ग्राम। अगर मैंने रेडियस डबल कर दिया तो मास कितना हो जाएगा 10 ग्राम क्या। ठीक है, तुम चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करके देख सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि h का फॉर्मूला निकालोगे तो h कम आएगा लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगला सवाल देखते हैं। 3 liquids of density having the same value of surface tension rise to the same height। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है कैपिलरी राइज का, 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। ठीक है क्या, 3 आइडेंटिकल कैपिलरी हैं, द एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होंगे। ध्यान से सुनना भाई, अलग अलग डेंसिटी है ना, हाइट सेम है, क्या क्या कांस्टेंट है एक बार देख लेते हैं। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि cos थीटा अपॉन रो कांस्टेंट हो गया, मतलब cos थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो हो गया। तो जिसका रो ज्यादा होगा उसका cos थीटा ज्यादा होगा। अब ध्यान से समझना, cos थीटा ज्यादा कब होता है, जब थीटा कम होता है। तो अगर रो ज्यादा होगा तो थीटा कम होगा, समझो भाई। cos थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, मतलब रो ज्यादा होगा तो cos थीटा ज्यादा होगा। cos थीटा ज्यादा कब होता है, जब थीटा कम होता है। तो यहां पे रो ज्यादा है इसका, तो इसका थीटा 1 जो है वो कम होगा। ठीक है क्या, और क्योंकि पानी ऊपर चढ़ा है तो तीनों थीटा π/2 से कम होंगे, है ना, तीनों थीटा π/2 से कम होंगे। अगर पानी नीचे जाता तो थीटा π/2 से पाई के बीच में होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना। अब यहां पे देखो, तीनों थीटा जो हैं π/2 से कम होने चाहिए, इन दोनों में से एक होगा। और मुझे पता है कि रो ज्यादा है तो cos थीटा ज्यादा है, cos थीटा ज्यादा है इसका मतलब थीटा कम है। तो क्योंकि रो ज्यादा है तो थीटा 1 लेस होगा, थीटा 1 सबसे कम होगा भाई, थीटा 1 सबसे कम ये है क्या, तो ये आंसर आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन भाई, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। ये भाई तगड़ा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल। Water rises to h height in capillary if the length of capillary tube above the surface is made less than h। इस बार क्या किया है मैंने, ध्यान से सुनना भाई, इसको थोड़ा फील लेके समझते हैं। भाई होता क्या है कि पानी इतना चढ़ रहा है, मान लो, देखना भाई, तो पानी इतना चढ़ रहा है इसमें ना, पानी इतना चढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा देखते जाओ, टी टी है ना, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, यानी कि होता क्या है 2πr इंटू टी कॉस थीटा, वो होता है, ये हाइट h है ना, कितना हो जाता है पता है अपन को, mg, और mg क्या होता है, तो ये हो जाएगा 2πr इंटू टी कॉस थीटा इक्वल टू m। m क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि πr² इंटू h इंटू जी, ऐसा कुछ होता है। अब ये क्या बोल रहा है कि मैंने टेस्ट ट्यूब को h से कम बनाया, मतलब इस हाइट से भी कम बनाया है। ये जो टेस्ट ट्यूब कैपिलरी ट्यूब है,
तो इस बार जो मैंने कैपिलरी ट्यूब बनाई है वो कहां तक बनाई है, ध्यान से सुनना भाई, कैपिलरी ट्यूब इतनी सी बनाई है मैंने, इतनी सी, यहां तक बस। तो इसका मतलब पानी को चढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही, पानी को चढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही इस बार। तो क्या होगा इस बार, क्या होगा बच्चों, इस बार ऐसा होगा कि h कम है ना, तो ये cos थीटा चेंज हो जाएगा इस बार, है ना। तो जो शेप है उसकी शेप बंद हो जाए, चेंज हो जाएगी। जैसे तुमने कभी देखा होगा कि तुम पानी भर दो एक ग्लास में ना, ग्लास में पानी भर दो फुल, लेकिन तुम उसमें डालते जाओ एक एक दो दो करके ड्रॉप बहुत सारी, तब भी वो पानी गिरता नहीं है, क्योंकि वो अपनी मिनिस्कस को चेंज कर लेता है। तो यहां पे क्या होगा, h अगर कम होता है तो cos थीटा कम हो जाएगा, मतलब ये जो एंगल है वो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन पानी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है क्या। तो ऐसा कुछ, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ओके, सो वाटर राइजेस अप टू द टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये याद रख सकते हैं अपन। अगला देखो, द वेटेबिलिटी ऑफ सरफेस डिपेंड्स, मैंने बताया था तुम्हें, एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम है तो वेट हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज वेट नहीं होगा अगर 90 से ज्यादा है तो। विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन मेटल सरफेस फॉलिंग, विस्कस फोर्स याद करो, स्टोक्स लॉ पढ़ा था अपन ने, तो F इज इक्वल टू क्या था, 6 पाई ईटा आरवी। सिंपल सवाल है भाई, फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड है। तो 6 पाई ईटा कितना है, 0.8, रेडियस कितना है 1 mm/2, यानी कि 10 की पावर -3/2, स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। चलो खट खट हो गया, 2 से 2 हटाओ, तो 6 पाई इंटू 0.8, 6 इंटू 8 कितना होता है 48, यानी कि 4.8 पाई इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। तो सब में 10 की पावर -3 है। चलो 4.8 को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4.8 यानी कि 5 मान लो, इसको 3 मान लो, 15 के अराउंड आएगा। तो 15 इंटू 10 की पावर -3। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट, कमॉन कमॉन कमॉन, करते जाओ। टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है, ओहो फिर से सेम सवाल, फिर से सेम सवाल आ गया। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। पॉज करके खुद से सॉल्व करो भैया। तो 6 पाई ईटा 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 ईटा, विस्कोसिटी कितनी है 0.9 kg पर मीटर पर सेकेंड, यानी कि सब कुछ SI में है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 0.9, R कितना है, रेडियस है 5 mm, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -3, स्पीड कितनी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 की पावर -1। चलो भाई 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब है 0.1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 की पावर -1। चलिए सटासट निपटा देते हैं इसको भी। ओके चलिए, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया, 6 इंटू 5 30 हो गया, ठीक है 30 हो गया। 30 इंटू 0.9 करेंगे तो आएगा 27, तो ये हो गया 27 पाई इंटू 10 की पावर -4। चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो, मैंने क्या किया, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 0.9 27, 27 पाई इंटू 10 की पावर -4। चलो 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 चलो, तो ये कितना हो गया तो बड़ा नंबर है 27 इंटू पाई। तो अब यार ऑप्शन में देखो ना, 27 इंटू 3, तो 27 इंटू 3 81 हो गया। तो 81 मतलब यहां से कहीं इन दोनों में से एक आएगा, तो इसको मान लो ना 84.8 मान लो ना, ऑप्शन में देखो, इंटू 10 की पावर -4। अच्छा तो एक काम करो, इसको एक 10 दे दो, तो 8.48, इसको एक 10 दे दिया, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3। तो 8.48 इंटू 10 की पावर -3 अपन ने कैसे निकाला, देखो दिमाग लगाया मैंने। 27 इंटू पाई है, तो 27 इंटू 3 होता है 81, तो 81 के आसपास का आंसर होगा, तो 84.8 मान लिया मैंने, खट से हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो अगला देखो अगला देखो। स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन ए लॉन्ग कॉलम ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड, द कर्व। ओके, अब क्या होगा, इसमें दिमाग लगाते हैं। इसमें जो जैसे मैंने छोड़ा, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा, इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। स्पीड क्यों बढ़ेगी, क्योंकि mg लग रहा है, स्पीड बढ़ेगी। अब जैसे वो डूबने लगा, स्पीड के साथ, स्पीड तो बढ़ रही है, mg तो लग ही रहा है, बट mg के साथ साथ उसमें क्या लग रहा है, mg के साथ साथ ऊपर लग रहा है एक बॉयंसी।
अब ये मान लो कि ये जो mg है वो buoyancy से ज़्यादा है, मतलब लोहे का है या स्टील का बॉल है, ठीक है, तो ये नीचे धक्का दे रहा है इसको, और जैसे जैसे धक्का दे रहा है मतलब mg अगर ज़्यादा है तो स्पीड बढ़ेगी क्योंकि नेट फोर्स नीचे है, तो स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो ऊपर जो लगने वाला ड्रैग फोर्स है 6 पाई ईटा आरवी वो भी बढ़ता जाएगा क्योंकि वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक टाइम आएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में 6 पाई ईटा आरवी कम होगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है 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 बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हो गई क्या, तो एक स्मूथ करवाएगा ऐसा। चलो देख लो, तो ए नहीं हो सकता, बी हो सकता है भाई, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, कम ऑन इंडिया, करो भैया। The velocity of small ball of mass m and density d when dropped in container filled with glycerin becomes constant after some time. If the density of glycerin is d by 2 then ओहो हो गया भाई, सवाल हो गया। देखो जरा दिमाग लगाओ, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा buoyant force, क्या लगेगा, ऊपर लगेगा buoyant force। अब ध्यान से सुनना भाई, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन है d by 2, सुनो भाई अच्छे से, देखो mg क्या होगा, mg होगा मास क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये हो गया मेरा mg, ठीक है। अच्छा बॉयंट फोर्स क्या होता है भैया, बॉयंट फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है d by 2 इंटू वी जी, तो अगर dvg mg है तो बॉयंट फोर्स कितना हो गया mg by 2, क्या इसका मतलब ये जो बॉयंट फोर्स है mg by 2 है, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी आती है तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है, तो नीचे mg लग रहा है ऊपर mg by 2 लग रहा है विच इज माय बॉयंट फोर्स, इसका मतलब जो ड्रैग फोर्स है वो भी ऊपर लगेगा क्या, और एफ नेट जीरो करना है मुझे, तो एफ नेट को जीरो करेंगे तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो mg by 2 प्लस ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू mg, तो ड्रैग फोर्स कितना हो जाएगा mg by 2 हो जाएगा क्या, लॉजिकल, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है ये, प्योर फिजिक्स का सवाल है बच्चों। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो बच्चों, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स, सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो। स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन विस्कस लिक्विड, एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स, हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, ध्यान से सुनना भाई, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट का मतलब क्या हुआ यार, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट तो एक तरीके से डी डब्ल्यू बाई डी टी हो गया क्या ये? यार हीट और वर्क को तुम रिलेट कर सकते हो, है ना, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एक तरीके से पावर हो गया क्या ये, ठीक है, और पावर होता है एफ वी, पावर होता है एफ वी, ठीक है, तो पावर हो जाएगा एफ वी, तो एफ कितना है 6 पाई ईटा आर वी इंटू वी, तो ये हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी स्क्वायर। अच्छा अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो, टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या तुम्हें याद है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है टर्मिनल वेलोसिटी, तो यहां पे जो पावर आएगी वो यहां पे मुझे दिख रहा है कि आर इंटू वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया, और v प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा r की पावर 4 के, तो जो पावर होगी वो r की पावर 5 के प्रोपोर्शनल हो जाएगी क्या, मतलब जितना ज्यादा रेडियस बढ़ता चला जाएगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती जाएगी क्या, और वो भी r की पावर 5 में। क्लियर है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। इसके साथ अपना फ्लूइड्स वाला चैप्टर भी खत्म हो चुका है, ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, है ना, रिवीजन कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए तुम्हारा, मतलब अभी भी तुम्हारा नीट आने तक 2 बार रिवीजन कम से कम हो जाना चाहिए सारे चैप्टर्स का। अपने जितने भी वीक चैप्टर है उन पे फोकस करो, जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उनको थोड़ा कम रिवाइज करो बट करो, ठीक है बच्चों, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।